Very good morning, all of you. Today's topic is desertification. आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो है मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। हम जानते हैं कि राजस्थान एक मरुस्थल राज्य है। राजस्थान के अरावली के पश्चिम का 60% क्षेत्र एक उष्ण मरुस्थल है जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मरुस्थलीकरण एक बहुत ही बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्या है और यह राजस्थान ही नहीं अपितु आसपास के जो हमारे सीमा से लगते हुए जो अन्य भारत के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी में भी ये समस्या पाई जाती है। मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। तो आज हम मरुस्थलीकरण को समझेंगे। मरुस्थलीकरण क्या है? 1992 में रियो डी जेनेरो में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें मरुस्थलीकरण को परिभाषित करते हुए कहा गया कि मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है जो जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय प्रतिक्रियाओं और जैविक क्रियाओं द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क एवं शुष्क आर्द्र क्षेत्रों में बढ़ता है। डेजर्टिफिकेशन इज लैंड डिग्रेडेशन in arid, semi-arid and dry subhumid areas resulting from various factors including climatic variations and human activities. अतः मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कई कारणों से होती है, किसी एक कारण से नहीं होती है। इसमें जलवायु के उतार चढ़ाव भी हैं, मानव जनित विभिन्न क्रियाएं भी हैं और जैविक क्रियाएं भी हैं और इन्हीं के सम्मिश्रण से मरुस्थलीकरण की जो समस्या है उसका जन्म होता है और मरुस्थल का विस्तार होता है। तो आज हम उन प्रमुख कारणों का अध्ययन करते हैं जो कि मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो मरुस्थलीकरण के कारण, जलवायु परिवर्तन। अभी जो हमने परिभाषा देखी मरुस्थलीकरण की, जो कि रियो डी जेनेरो के 1992 के जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन में दी गई थी मरुस्थलीकरण की, उसमें भी ये कहा गया था कि मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है जो जलवायु के उतार चढ़ाव से होता है। जलवायु में जब परिवर्तन होता है और शुष्क अवस्थाएं विकसित होती हैं, पर्यावरण के परिवेश में और जो पर्यावरणीय चक्रण हैं उसमें जब परिवर्तन होता है, शुष्क अवस्थाएं विकसित होती हैं, तो मरुस्थलीकरण के लिए परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। वनस्पति की कमी। ये वनस्पति की कमी प्राकृतिक भी हो सकती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की जलवायु दशाएं ऐसी होती हैं कि वनस्पति का विकास नहीं हो पाता, जैसे कि जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं या कि जो बहुत गर्म प्रदेश हैं, हम जो रेगिस्तानों की बात करते हैं, या कि ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन सभी में पर्यावरणीय कंडीशंस ऐसी होती हैं, जलवायु ऐसी होती है कि वनस्पति का विकास नहीं होता। किंतु वनस्पति की कमी एक मानव जनित समस्या भी है। मानव को विभिन्न कारणों से भूमि की भी आवश्यकता होती है और लकड़ी तथा अन्य जो वस्तुएं वनों से मिलती हैं उनकी आवश्यकता होती है और इसके लिए वो वनों का विनाश करता है।
कृषि भूमि के लिए, खनन की भूमि के लिए, शहर या आवास या उद्योग विकसित करने के लिए वो वनों का विनाश करता है। तो इस कारण भी किसी क्षेत्र पर वनों की कमी या वनस्पति की कमी हो सकती है। तो वनस्पति की जो कमी है वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है और मानवीय कारणों से भी हो सकती है। मृदा में नमी की कमी, ये जलवायु कारकों की वजह से हो सकता है कि कोई एरिया शुष्क एरिया है तो वहाँ पे नेचुरली मृदा में नमी की कमी होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ से वनस्पति का विनाश कर लिया गया है या भूमि का अतिदोहन करा गया है, जिसकी वजह से मृदा में नमी की कमी आ गई है। तो जब मृदा में नमी की कमी आ जाएगी तो वो शुष्क हो जाएगी और शुष्क मृदा मरुस्थलीकरण की स्थिति पैदा करेगी। वाष्पीकरण की मात्रा का बढ़ना, जब मृदा में कमी आ जाएगी, जब वनस्पति आवरण नष्ट हो जाएगा तो फिर उस क्षेत्र में वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ेगी। और जब वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ेगी, ये एल्बेडो की थ्योरी है कि जब वनस्पति का अंश धरातल पर नहीं रहता या कम हो जाता है तो धरातल की जो परावर्तन की मात्रा है वह भी परिवर्तित हो जाती है और इस अंतर के कारण वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है और इन क्षेत्रों में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है और मरुस्थलीकरण की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तापमान में वृद्धि, जब वनस्पति की कमी हो जाती है और वो ये नेचुरली भी हो सकता है और फिर जब औद्योगिकरण या नगरीयकरण होता है तो उस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है और जब पर्यावरण और हवा का तापमान बढ़ता है तो फिर वाष्पीकरण भी बढ़ता है और फिर मरुस्थलीय परिस्थितियों में वृद्धि होती है। वर्षा की मात्रा में कमी, पर्यावरण में जब नमी कम होगी, वनस्पति कम होंगे, जब तापमान अधिक होगा तो ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की भी कमी देखी जाती है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन होते हैं और हमारे यहाँ जहाँ मानसून जलवायु है वहाँ वर्षा बहुत अनियमित होती है। किसी वर्ष बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, किसी वर्ष बहुत कम वर्षा होती है। तो जब वर्षा की मात्रा में कमी होगी तो नेचुरली मृदा में नमी कम होगी और हवा शुष्क होगी तो वो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पैदा करेगी। मृदा अपरदन एवं बालू का स्थानांतरण, ग्रीष्मकाल में हवा के साथ बालू उड़ती है और फिर यह बालू किसी रुकावट, पेड़, झाड़ी के पास या पहाड़ियों के पास बालू का जमाव हो जाता है। हवा इस बालू को वहाँ पर स्टोर कर देती है तो बालू की पूरी चादर जमीन पर बिछ जाती है और पूरा क्षेत्र बालूकामय हो जाता है। ये जो बालू होती है ये फिर टीलों का रूप ले लेती है जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं और ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये स्थानांतरणशील होते हैं और हवा के साथ साथ हवा के डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं और फिर उन क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं जहां पहले मरुस्थलीय परिस्थितियां नहीं थी। तो बालू का स्थानांतरण मरुस्थलीय परिस्थितियों का विस्तार करता है। सूखा एवं अकाल, हमारे राज्य राजस्थान में तो प्रत्येक 5 वर्ष में सूखा या अकाल पड़ता रहता है। अकाल व सूखे से वनस्पति का आवरण भूमि पर नहीं बनता और पशुचारण अधिक होता है। ऐसे में धरातल पर वाष्पीकरण भी अधिक हो जाता है और इस कारण
मरुस्थलीकरण की क्रिया में वृद्धि होती है। अत्यधिक पशुचारण या अति पशुचारण। अति पशुचारण के कारण भूमि पर से वनस्पति का आवरण नष्ट हो जाता है। भेड़ और बकरी जैसे पशु तो घास एवं वनस्पति की जड़ तक उखाड़ लेते हैं। तो जब अति पशुचारण होता है तो फिर भूमि का अपरदन भी बढ़ जाता है, क्योंकि भूमि पर वनस्पति आवरण कम हो जाता है। तो अत्यधिक पशुचारण या अति पशुचारण भी मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण है। भूमि का क्षरण। जैसा कि हमने अभी देखा कि भूमि के अत्यधिक उपयोग से भूमि पर वनस्पति आवरण नष्ट होने से या भूमि को शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण या कृषि के कारण भूमि का अपरदन होता है और भूमि का क्षरण होता है, भूमि की क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो इस भूमि क्षरण के कारण भी मरुस्थलीय परिस्थितियां विकसित होती हैं और मरुस्थलों का विकास होता है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव। संपूर्ण विश्व में हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक दर से हो रही है, स्पेशली हमारे जैसे विकासशील देशों में। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भी विदोहन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके कारण भूमि का जो उपयोग है वो भी परिवर्तित हो रहा है और इन सभी से मानव और भूमि का अनुपात बिगड़ गया है और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। नगरीयकरण एवं औद्योगिकरण। नगर के लिए या उद्योग के लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है भूमि। उस भूमि को प्राप्त करने के लिए जो पहला काम हमें करना पड़ेगा वो है कि वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करना। तो नगरीकरण और शहरीकरण से पहली चीज़ ये होती है कि वनों का विनाश होता है। उसके बाद दूसरी चीज़, जो प्राकृतिक संसाधन हैं या जो अन्य संसाधन हैं उनका विदोहन होता है। तीसरी चीज़, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी चीज़ें औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण बढ़ती हैं। ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण जलवायु में परिवर्तन लाता है, मृदा के उपयोग में परिवर्तन लाता है, भूमि क्षरण की ओर ले जाता है और जल का अतिदोहन होने के कारण उस क्षेत्र में शुष्क परिस्थितियां विकसित होती हैं। और ये जो शुष्क परिस्थितियां हैं, शुष्क परिस्थितियां, वायु प्रदूषण, वनस्पति आवरण का नष्ट होना, ये सारी चीज़ें मिलकर के मरुस्थलीय परिस्थितियां क्रिएट करती हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण की स्थिति क्रिएट करते हैं और ये तीनों मिल करके फिर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन। जैसा कि हमने अभी देखा कि जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या के दबाव के कारण हमें आवास और उद्योगों के लिए ज़मीन चाहिए, जिसके लिए कि भूमि पर से वनों का विनाश हो रहा है। उसके अलावा हमें यातायात साधनों के विकास के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। और यही नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग के लिए भी हमें कृषि भूमि का भी विस्तार करना पड़ रहा है। कृषि भूमि का विस्तार करने के साथ साथ ही कृषि भूमि का गहन उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। और इसके साथ ही हम
केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और ये सभी भूमि के क्षरण के कारण बन रहे हैं। तो भूमि अपरदन और भूमि क्षरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। जो प्राकृतिक वनस्पति थे उनको काट करके उस जगह को शहर, उद्योग, यातायात अथवा कृषि के उपयोग में लिया जा रहा है। भूमि उपयोग में ये परिवर्तन उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी में परिवर्तन लाता है और पारिस्थितिकी में परिवर्तन के साथ साथ उस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में भी वृद्धि होती है। तो हमने आज ये देखा कि मरुस्थलीकरण क्या है और मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। So today we studied about desertification, the definition of desertification that was given by UNED in its, that is United Nations Environmental Program, in its 1992 Rio de Janeiro summit. With this definition, we also studied the major causes which are responsible for the increase in desertification. So, this desertification and its causes was our today's e-videos topic. Thank you.